last class we have discussed structure of Indian Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, difference between them, and that are the important organs, that are important parts of our Parliament, Sansad, central lawmaking body that is making the laws for the whole country. Now we are going to discuss under this chapter parliamentary form of government, that both are the functions and powers of parliament. हमारे भारतीय संसद के क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पावर्स होती हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं. ओके, if you see first function and power of Indian Parliament, that is legislative powers. I told you more tomorrow that what does mean by legislative. What होता है legislation. इसका मतलब होता है law making. Okay, so legislative means that is related to law making, जो कानून बनाने से संबंधित है. इसका काम होता है लॉज बनाना. ठीक है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट. सेकंड पावर इज फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी. आई टोल्ड यू आई थिंक इन अनदर क्लास, रिलेटेड टू मनी. जो भी चीजें पैसे से जुड़ी होती हैं दैट इज फाइनेंशियल. ओके, फाइनेंस एक वर्ड होता है, फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी, करेंसी, कैपिटल. ओके, सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट और संसद. अब वो कैसे फाइनेंशियल पावर कैसे होती है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस और पावर, यानी कि हमारे भारतीय संविधान से जुड़ी हुई क्या क्या शक्तियां, पावर्स, फंक्शंस, काम भारतीय संसद को, पार्लियामेंट को करने पड़ते हैं. यानी संविधान से जुड़े हुए क्या काम है उसमें क्या काम करते हैं संविधान में. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट सरकार के ऊपर, दैट इज फॉर्म्ड इन लोकसभा, उसके ऊपर किस तरह की चीजें एग्जीक्यूट करती है, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूशन कैसे कराती है सरकार से. सरकार का काम होता है एग्जीक्यूट करना. ओके, लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट, बट आई थिंक आई टोल्ड यू, आई थिंक इन सम लास्ट क्लासेस, लॉज आर मेड बाय संसद और पार्लियामेंट, बट एग्जीक्यूटिव इज that is executing all the laws that is passed by the parliament, and judiciary is observing that laws are made according to the constitutions by the parliament. Laws are made that is by the parliament, that should be executed by the government. Okay, and if there is a violation of laws, then there will be punishment. So Indian parliament कैसे एग्जीक्यूट कराती है सरकार को, या उसके ऊपर कैसे पावर या कंट्रोल बना के रखती है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास आल्सो. नेक्स्ट इज इलेक्टिव फंक्शंस. इलेक्टिव मींस दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन. रिलेटेड टू इलेक्शन, दैट इज इलेक्टिव. क्या कहते हैं उसको? इलेक्टिव. यानी कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ सरकार का, पार्लियामेंट का क्या काम होता है. संसद क्या इलेक्शन पार्टिसिपेट करती है, क्या उसके दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं क्या वो किसी तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट होने के बाद, चुने जाने के बाद. सो व्हाट इज देयर इलेक्टिव फंक्शंस, दैट वी विल डिस्कस आल्सो इन नेक्स्ट पॉइंट हियर. सेकंड इज जुडिशियल पावर्स. यू नो जुडिशियरी, कोर्ट्स का काम होता है जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करना, न्याय संबंधी काम करना, फैसले देना, जजमेंट्स देना किसी मामले में. अब ये काम तो होता है जुडिशियरी का, कोर्ट्स का या न्यायालय का. लेकिन जब पार्लियामेंट जुडिशियरी की तरह भी काम करते हैं, एक जजेस की तरह भी काम करते हैं, कभी वो कहीं कोर्ट की तरह भी, कभी पार्लियामेंट संसद काम करती है. किस केस में करती है वो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे. वो पॉइंट में लिखा नहीं है, स्पेस कम है.
Now we are taking all the points one by one. Legislative powers. Legislative powers means that is related to लॉ मेकिंग, कानून बनाने से संबंधित जो पावर होती है संसद या पार्लियामेंट की, लेजिस्लेशन करने से संबंधित, उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। अभी लेजिस्लेटिव पावर्स में लॉ मेकिंग और जो भारतीय संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट्स करना। व्हाट डज मीन बाय अमेंडमेंट्स? एक वर्ड होता है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। जोड़ना मीन्स ऐड करना, शामिल करना, इनहेंस करना, बढ़ाना, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इज नंबर 1 लॉ मेकिंग, कानून बनाती है, लॉज बनाती है, और इसके साथ साथ हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुछ नए कानून जोड़ती भी है। क्योंकि जब हमारा कानून बना संविधान के रूप में, दैट वाज द फंडामेंटल लॉज, कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज, बेसिक लॉज। I told you I think what does it mean by constitution, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अभी अभी हम न्यूली इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि हम फिर से किसी पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में आ जाए और हम फिर से गुलाम बन जाए। क्योंकि सबसे पहले जरूरी है देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। आप किसी भी गेम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं उसको कंडक्ट करने के लिए कि ये नो बॉल होगी या ये वाइट बॉल होगी या ऐसे आउट होगा या ये फाउल होगा, कुछ रूल्स होते हैं। दिस रूल्स आर टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्मूथली। लाइक दिस वी हैव सम बेसिक लॉज, फंडामेंटल लॉज टू रन द कंट्री, एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज दैट इज नोन एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ यू सी, अब समय के साथ साथ देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट वाज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए था क्योंकि जिन लोगों ने संविधान बनाया दे वर हाईली क्वालिफाइड, दे वर स्टडीइंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड दे स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। उन्होंने विश्व के बहुत से कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, समझा था। अफ्रीका के कंट्री, सॉरी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो उसमें जो जो अच्छी बातें थी उन कॉन्स्टिट्यूशंस में, एंड दैट वर एप्लीकेबल एंड यूजफुल टू आवर कंट्री, दैट वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो भारतीय संविधान के अंदर उनको शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमने विश्व के सभी जो मोस्ट उसमें कंट्रीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अच्छी अच्छी बातें थी जो हमारे देश के हिसाब से, हमारे देश के लोगों के हिसाब से सुटेबल थी, उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका को माना जाता है, ठीक है। तो अब उसमें समय के हिसाब से बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेट हमारे देश में उस समय नहीं था जब देश इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अब आपको पता है इंटरनेट में साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, किसी के अकाउंट से पैसा के लिए कहीं हो जाता है, पता भी नहीं लगता, जब पता करे तो पैसे लेके निकाल के अकाउंट से जा चुका होता है, ठीक है। तो अब इतना एडवांसमेंट आ गया, उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी साइबर क्राइम जैसी चीजें होंगी, बैंक को जाएगा भी नहीं, पैसा निकल के वहाँ पहुँच जाएगा दूसरे अकाउंट में और आपके अकाउंट खाली हो जाएगा। तो अब समय के हिसाब से नई समस्या निकल के आएगा। इस समस्या को हमने जब महसूस किया तो पार्लियामेंट ने लोग बनाया साइबर क्राइम एक्ट। साइबर क्राइम एक्ट जब इंटरनेट से, साइबर टेक्नोलॉजी से कोई क्राइम होते हैं तो उसके लिए कोई लॉज नहीं हमारे पास, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें और टेक्नोलॉजी थी नहीं, ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे क्राइम भी होंगे कि बिना कोई कहीं गए क्राइम हो गया। तो नया कानून बना ना, साइबर एक्ट बना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अमेंड किया, एक नया कानून जोड़ा, दैट इज अमेंडमेंट्स। तो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जुड़ाव करती रहती है, नए कानून जोड़ती रहती है। ओके, अब जो नए कानून जोड़े जाते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट्स पे होते हैं, जितने भी समस्याओं पे, टॉपिक्स पे, विषयों पे होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं बेटा। 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर 1 सेंट्रल लिस्ट, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये बड़ी क्लासों में आता है आपके पास 10th में और 12th में।
तीन लिस्ट में से सबसे पहली लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, यानी सेंट्रल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इज ऑन दैट ओनली सेंट्रल पार्लियामेंट संसद विल मेक द लॉज। जैसे डिफेंस, करेंसी, नोटबंदी हुई ना, किसे डिसीजन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसी दूसरे देश का युद्ध हो जाए तो दिल्ली या पंजाब गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? यस। यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है? सब्जेक्ट का मतलब वो वाले जो आप समझ रहे हैं, सब्जेक्ट को मैंने बताया कि जो समस्याएं देश में आती हैं या जो जो इश्यूज निकल के आते हैं, जो जो देश के लिए मेन मुद्दे होते हैं, जैसे डिफेंस है, करेंसी है, हेल्थ है, ठीक है, ऐसे जो मेन इश्यूज होते हैं, मेन इनको कहते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है? इन सभी सब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें सबसे पहले आती है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट विल मेक द लॉज। सेकंड, ओके, क्लियर? नाउ कंक्रुएंट लिस्ट, कंक्रुएंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं। बट किस केस में? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगे कि ये जो सब समस्या है, ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है, ये सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए नहीं है समस्या, ये पूरे देश के लिए समस्या बन सकती है, या समस्या है, तो उस बारे में लॉज जो बनेंगे दैट विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? अदरवाइज उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। समझ में आया? अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट की आप समझो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब वो सब्जेक्ट्स जिनके लॉज मेकिंग, कानून बनाने का काम स्टेट्स का होता है। भाई कोई समस्या उत्तर प्रदेश में है, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कानून बना सकती है। हरियाणा में कोई समस्या है, हरियाणा गवर्नमेंट कानून बना सकती है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ये कहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जी इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर, इस समस्या पर जो कानून आप ही बनाओ, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस समस्या पर कानून जो बनेगा वो संसद अच्छा बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा बना सकती है, तो उसकी रिक्वेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट संसद कानून बना सकती है, अदरवाइज खुद ही बना सकती है। क्लियर है? समस्या समझ में आ गई? क्या तीनों में डिफरेंस, क्या तीनों में? ठीक है, ओके। नाउ अब आइए फाइनेंशियल पावर। मैंने आपको बताया व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल, रिलेटेड टू मनी, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी बात होती है तो फाइनेंशियल कहते हैं। आपको कहते हैं, आपको लोग कहते हैं ना ये बड़ी फाइनेंस प्रॉब्लम में आती है, पैसा नहीं कहते हैं ना नॉर्मली हम, मतलब पैसे नहीं है। ओके, अब व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल पावर, से ध्यान से सुनिए। सरकार 5 साल काम करती है और 5 साल काम करने के लिए उसको 5 साल के लिए पैसा भी चाहिए खर्चा करने के लिए, कोई ब्रिज बनाना है, ये बनाना है, डैम बनाना है, रोड बनाना है, तो सरकार क्या कराती है? अपना बजट पास कराती है कि हमें 5 साल में ये काम करने हैं, इतना पैसा चाहिएगा, उसे हम कहते हैं बजट। आप तो घर का बजट बनाते हो कई बार ना, है ना, कि दाल चावल ये वो सब करके कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक बजट बनाती है टू वर्क 5 years एंड व्हाट आर द प्रेफरेंस एंड टू डू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, उस बजट को पास करना पार्लियामेंट के काम होते हैं। पार्लियामेंट उसमें कटौती भी करा सकती है, अगर उसको लगता है कि इतना पैसा भाई काफ़ी नहीं है, और पैसा हो सकता है, तो वो डिस्कशन हो सकता है। कटौती करानी है तो उसको कटौती भी करा सकती है, जो सरकार ने बजट रखा है उसको वैसे ही पास करा सकती है। तो उसको कंट्रोल करना बजट को, दैट इज द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसके साथ साथ ध्यान से सुनना प्लीज, एक वर्ड होते हैं बिल। बिल, बिल का मतलब होता है कोई जो कानून बनता है ना, उस कानून से पहले इसमें प्रपोजल होता है, प्रपोजल आता है, पेपर पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो जो प्रपोजल होता है उसे हम बिल कहते हैं। जब उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पास कर देते हैं और लास्ट में उस पे साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट साइन इट विल बिकम लॉज। वो कानून बन जाता है या लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है, उससे पहले वो बिल ही रहता है, प्रपोजल। ओके, सो अब ध्यान से सुनिए, सरकार जब काम करती है तो कभी कभी उसे बीच में भी 5 साल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे निकल के आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करती है? एक प्रपोजल लाती है, एक बिल लाती है, उसे कहते हैं मनी बिल, दैट इज रिलेटेड टू मनी। ओके, ये जो बिल होता है, जो प्रपोजल ऑफ मनी होता है कि भाई इतना पैसा बीच में चाहिए,
या हमें कोई नया टैक्स लगाना है, कोई टैक्स घटाना है, अब उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है टैक्स लेने घटाने में, तो दैट इज ऑल्सो मनी बिल। अब ये मनी बिल जो होते हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल सबसे पहले जो प्रपोजल आएगा वो सबसे पहले लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है, ध्यान से सुनना। और मनी बिल जब लोकसभा पास कर देती है तो उसको राज्यसभा के पास भेजती है, इट विल बी सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसीडरेशन, ओके, एंड पास इट। बेसिकली इन मनी बिल राज्यसभा डू नॉट हैव एनी पावर, वो ज्यादा से ज्यादा उस मनी बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, कंसीडरेशन कर सकती है, डिस्कस कर सकती है, उसके बाद उसे पास करना पड़ जाता है। तो उसके पास कोई पावर नहीं है मनी बिल के मामले में, उसको पास करना ही पड़ता है राज्यसभा को, लेकिन लोकसभा में ही पास वो बिल प्रपोजल लाया जाता है। क्लियर आप सबको? अब बिल दो तरह के होते हैं, देख सकते हैं बिल दो तरह के होते हैं, जनरल बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं। मनी बिल पैसे रिलेटेड हो गया, जनरल बिल कोई भी कानून बना रहा है उसके पहले प्रपोजल आएगा, दैट विल बी जनरल बिल। जनरल बिल राज्यसभा में आ सकता है और लोकसभा में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। यस नाउ सो वो मनी बिल को लोकसभा वाले रिजेक्ट कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस ही वही होता है, प्रपोजल ही लोकसभा वाले लाते हैं उसका, तो उन्हीं को पास जरूरत करना होती है, पड़ेगा। उन्हीं को जरूरत होती है, वही प्रपोजल लाते हैं और वो तो पास कर देते हैं बराबर। हमें पता है ना, हमें जरूरत है पैसे की, हमें टैक्स लगाना है, या हमें जो टैक्स घटाना है, या हमें नया टैक्स ये लगाना है, या पुराने टैक्स में इंक्रीमेंट करना है, तो उन्हें पैसा मिलेगा मनी बिल लगाने से, यस सर। पास करने से लोग तो फटाफट से पास कर देते हैं। दिक्कत आती है थोड़ी सी जाके राज्यसभा में, और वो भी ज्यादा नहीं, राज्यसभा 14 दिन के बस बैठ सकती है या कंसीडरेशन कर सकती है। 14 दिन बाद या उसको पास करके वापस भेजना पड़ेगा, या 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा, तो उसमें कुछ पावर नहीं है, तो कुछ नहीं करेगी उसको। नाउ ओके, नाउ वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था अमेंडमेंट्स टू ऐड न्यू लॉज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संसद के अंदर नया कानून जोड़ना। अब ये नया कानून जोड़ा जाता है दो तरीके से जोड़ा जाता है, ध्यान से लीजिए। यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही थी, सब्जेक्ट की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जोड़े कैसे जाते हैं, नया कानून कैसे बनता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी से, मेजोरिटी समझते हो, जैसे हम बोले कि क्लास के अंदर क्लास वन कौन बनेगा तो वोटिंग कराते हैं, ओके, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाती है 50% से ज्यादा, मोस्टली ये होता है 50% से ज्यादा तो जिसको वोटिंग मिलती है वो सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। क्लियर आपको? तो सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा जो उसको पास कर देते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट विल बी सिंपल मेजोरिटी। और ऐसे सब्जेक्ट्स नॉर्मली जो तो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ओके, या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते, लेकिन हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है जिसमें 2/3 मेजोरिटी से उस लॉ को बिल को पास करना होता है। 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो 550 में से 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है, और 250 में से सपोज करो 245 राज्यसभा में है, तो 543 का 2/3 निकाले ना, जो भी आएगा उतने लोग उसके पक्ष में वोट डालें उस बिल या प्रपोजल के, तभी वो बिल या प्रपोजल लॉ बन पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो these are the two ways to make the amendments in Indian Constitution, भारतीय संविधान में नया कानून जोड़ना या नया लॉज इसमें ऐड करना। उसके दो तरीके हैं, सिंपल मेजोरिटी एंड विद 2/3 मेजोरिटी। ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ? यस सर। एनी क्वेश्चन? नाउ लास्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिव कंट्रोलिंग पावर्स। अब ध्यान से सुनिए, पार्लियामेंट सरकार के ऊपर कंट्रोल बना के रखती है। आपने देखा हो नॉर्मली जब लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग चल रही होती है, सेशन चल रहे होते हैं, तो उस समय बड़ी बहस हो जाती है कभी कभी, तो कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ के सामने आ जाता है कि उसमें इतना शोर शराबा होता है और उस समय कई बार जो है जो सेशन चल रहा होता है उसको रोकना पड़ जाता है बीच में, ओके। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सरकार पे कैसे कंट्रोल करती है, उस सरकार से क्या करती है, क्वेश्चनिंग करती है। कभी वहाँ पे डैम टूट गया, कितने लोग मारे गए, आपकी सरकार ने क्या किया बताइए जरा, कितने लोग बचाया गया, कितने लोग मारे गए, क्यों मारे गए, कहीं पुल गिर गया, एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, रेल हादसा हो गया, तो आपकी सरकार ने क्या किया, क्या क्या प्रिकॉशंस रखी गई, बाद में क्या क्या रिलीफ दिया गया, जो लोग इंजर्ड थे उनके लिए क्या किया गया, जिनकी फैमिली के लोग मर गए उनके लिए क्या किया गया, व्हाट इज द कॉम्पेंसेशन दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द विक्टिम्स, ओके। तो क्वेश्चनिंग करती है किस बारे में,
आपकी पॉलिसी के बारे में। फॉर एग्जांपल कहीं पे हर साल बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आपकी पॉलिसी क्या है उस बारे में, कितने लोग मारे जाते हैं बाढ़ में, ऐसा आपने क्या पॉलिसी बनाई, क्या प्लानिंग की आपने, ओके। और क्या डिसीजंस लिए, आपके डिसीजंस जो थे बेसिकली वो कितने फ्रूटफुल रहे, कितने कामयाब रहे, कितने सफल रहे, उनका रिजल्ट क्या रहा। इस तरह से क्या होता है, सरकार इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट, और सरकार को लगता है कि कुछ भी गलत हुआ तो पार्लियामेंट में तुम्हारी टांग खींची जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गवर्नमेंट अपना जो ट्रस्ट होता है ना लोकसभा के अंदर वो खो देती है। अभी आपने देखा होगा बेसिकली बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अभी गवर्नमेंट में शामिल है। अगर उन्हें कभी भी ये लगता है, कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो सरकार से बाहर निकल के आ जाते हैं, और जब सरकार से बाहर निकल के आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि सरकार गिर जाती है 5 साल से पहले। ओके, सो इट इज द वे टू कंट्रोल द गवर्नमेंट बाय क्वेश्चनिंग अबाउट देयर पॉलिसी, अबाउट देयर डिसीजन।